तो आज का वीडियो MSN 1 के ऊपर होने वाला है और आप लोग को पता है कि 2 सप्ताह आप लोग को पीछे जो है क्लास ठीक ढंग से नहीं हो पाया पढ़ाई वाला, इसके लिए सॉरी। अब यहाँ से कंटिन्यू क्लास आप लोग को मिलेगा। तो आज का वीडियो MSN 1 के ऊपर है, ठीक है। और इस सप्ताह में आपका 21वां नंबर का सीरीज चलेगा। देखिए 2024 से 25 के लिए मैं अभी तक 21वां नंबर के वीडियो में प्रवेश कर चुका हूँ। अगर आगे 15 वीडियो के आसपास और आएगा, नहीं आप लोग देखेंगे तो फिर मुश्किल होगा। तो मैं यही कहूँगा आप लोग पढ़े समझे और अच्छे से जो है आगे तैयारी करें ताकि एग्ज़ाम नॉलेज सब कुछ मिले, ठीक है ना। चलिए आज का 21 नंबर का वीडियो MSN 1 का टॉपिक है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत ही आजकल लोगों में चर्चा का विषय रहता है। हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस जो है यह हेपेटिस से बना है, ठीक है ना। हेपेटाइटिस, ठीक है ना। हेपेटोलॉजी जो आप लोग पढ़ते हैं जिसमें लिवर से संबंधित चीज़ें हैं, तो हेपेटाइटिस आइटिस जो लगा है ना, आइटिस, यह आइटिस इन्फ्लामेशन को बताता है। ये आइटिस जो है किसको बताता है? इन्फ्लामेशन को, ये आइटिस। और इधर हेपेटो मतलब लीवर, तो लीवर के इन्फ्लामेशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। हेपेटाइटिस यकृत लीवर की सूजन यानी इन्फ्लामेशन है जो मुख्यतः वायरल संक्रमण के कारण होती है, यानी वायरस के कारण होती है। लेकिन यह शराब, दवाओं और ऑटोइम्यून कारणों से भी हो सकता है। देखिए हेपेटाइटिस जो है यह इन्फ्लामेशन है, एक पर्दा है, एक सूजन है लीवर का, ठीक है, जो जिसे हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। यह मुख्यतः वायरल संक्रमण के कारण यानी वायरस के कारण होता है, लेकिन यह शराब पीने, दवा और ऑटोइम्यून कारणों से भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि लीवर का इन्फ्लामेशन तो मुख्य संक्रमण के कारण होता है, वायरस के कारण, लेकिन कभी कभी मामला में बहुत ज़्यादा अल्कोहल, शराब, कुछ ऐसे दवा है जिसका लगातार यूज और ऑटोइम्यून रोग इसका कारण हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं बात करूँ वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, तो हेपेटाइटिस के क्लासिफिकेशन में मुख्यतः 5 प्रकार के होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D और E, टोटल 5, A से लेकर E तक 5 प्रकार के होते हैं। जैसे HAV मतलब हेपेटाइटिस A वायरस, HBV हेपेटाइटिस B वायरस, HCV यानी हेपेटाइटिस C वायरस और HDV यानी हेपेटाइटिस D वायरस, HEV मतलब हेपेटाइटिस E वायरस। तो ये 5 प्रकार के वायरस होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी 5 प्रकार के वायरस के कारण हेपेटाइटिस होता है। आगे है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कारण तो लगभग बता ही दिए। वायरल इन्फेक्शन मुख्य कारण होता है जिसमें 5 में से जो भी आपका होगा वायरस, उस वायरस के कारण वो हेपेटाइटिस होगा। हेपेटाइटिस B है, C है, क्या है वो पता चलता है चेक करने से। एल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करना जिससे आपका लीवर डैमेज होता है और हेपेटाइटिस पकड़ता है, तो एल्कोहल भी, शराब का सेवन भी कारण बनता है। कुछ ऐसे दवाइयाँ हैं जैसे बहुत सारे दर्द की दवाइयाँ, एनाल्जेसिक, पैरासीटामोल का ओवरडोज होना, ठीक है ना। खासकर जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ होती है, दर्द की दवाइयाँ, तो ये दर्द की दवाइयाँ जो है व्यक्ति को ओवरडोज जब होता है तो सीधा लीवर और किडनी पर इफेक्ट करता है। तो लीवर पर इफेक्ट करता है तो आपका लीवर कमज़ोर होगा, डैमेज होगा और लीवर का इन्फ्लामेशन हो जाएगा। बात समझ गए। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर मतलब वैसा डिसऑर्डर जिसमें आपका ही बॉडी आप ही के ऑर्गेन के ऊपर हमला करने लगता है, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। तो उस रीजन से भी आपका लीवर डैमेज हो सकता है और आपका बॉडी ही आपको लीवर को नुकसान कर सकता है। टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे विषैले पदार्थ जमा होते हैं जो आपके बॉडी के लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कुछ टॉक्सिन्स पदार्थ भी
जो है लीवर डैमेज करता है। तो ये सब कारण है, याद रखिए। आगे यहाँ पे है फैलने का तरीका, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब ये जो हेपेटाइटिस है अलग अलग, यह कौन सा हेपेटाइटिस किससे फैलता है देख लीजिए। जैसे हेपेटाइटिस ए और ई है तो यह दूषित पानी और भोजन से ज़्यादा फैलता है, बात समझ गए ना। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों जो है ज़्यादातर दूषित पानी लेने से, दूषित भोजन लेने से फैलता है। हेपेटाइटिस बी जो है यह खून से, यौन क्रिया से, माँ से बच्चों में, यानी यह जो है फिजिकल एक्टिविटी या फिर ब्लड या माँ से बच्चों में ज़्यादा फैलता है। हेपेटाइटिस सी जो है संक्रमित सुई से या सुई किसी को दे दिए और उसमें जो है हेपेटाइटिस था और उसका सुई किसी नॉर्मल को दे दिए तो उससे भी हो जाता है, तो हेपेटाइटिस सी हुआ। हेपेटाइटिस डी होता है जो हेपेटाइटिस बी के साथ में ही क्रिएट होता है, तो हेपेटाइटिस बी है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इस प्रकार से फैलने का तरीका है जो मैं बता दिया आपको। आगे है रोग जनन यानी पैथोफिजियोलॉजी। रोग का जनन कैसे होता है, रोग जनन यानी पैथोफिजियोलॉजी। वायरस शरीर में प्रवेश करता है। कोई भी बीमारी जब होता है बैक्टीरिया के कारण होगा तो पहले बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, वायरस के कारण है तो वायरस प्रवेश करेगा। तो पहला पॉइंट वायरस शरीर में प्रवेश करता है, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट रक्त के माध्यम से यकृत तक पहुंचता है। अब ये वायरस, चूँकि वायरस जो है क्या होता है वातावरण में निर्जीव रूप में होता है, लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में पहुंचता है वायरस तो वह जो है सजीव के रूप में रिएक्ट करने लगता है, ठीक है। तो जैसे वह बॉडी में प्रवेश करता है वायरस, वह रक्त के माध्यम से यकृत तक पहुंच जाता है। दूसरा पॉइंट, यकृत कोशिकाओं हेपेटोसाइट को नुकसान पहुंचाता है। अब जैसे लीवर में गया तो लीवर पर अपना काम शुरू कर देता है कि लीवर को नुकसान करना है। अब जैसे लीवर को नुकसान करना शुरू कर देता है तो सूजन और नेक्रोसिस होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, सूजन शुरू हो जाता है, वहाँ का जो टिश्यू है वह क्षतिग्रस्त होना शुरू हो जाता है। ओके, आगे है बिलिरुबिन बढ़ता है। जो लेवल होता है बिलिरुबिन का जो कंट्रोल लीवर करता है, तो चूँकि लीवर अब नुकसान पहुंच रहा है, लीवर को सूजन हो रहा है, तो धीरे धीरे बिलिरुबिन बढ़ने लगता है और जॉन्डिस, जो भी हेपेटाइटिस वाले व्यक्ति होते हैं उसमें जॉन्डिस का बहुत ज़्यादा संभावना रहता है और जॉन्डिस दिखने भी लगता है, ठीक है। अब कोई भी पैथोफिजियोलॉजी, रोग कारण ये सब समझ गए, तो अब आता है साइन एंड सिम्टम्स। तो हेपेटाइटिस के लिए क्या ही लक्षण हो सकता है आप खुद समझिए। देखिए, प्रारंभिक अवस्था जो होता है और एक होता है मुख्य लक्षण का अवस्था, मुख्य अवस्था होता है और एक प्रारंभिक अवस्था होता है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यह लक्षण दिखाता नहीं है, नॉर्मल बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, उल्टी मिचली होना, सिर दर्द होना, ये सब जो है प्रारंभिक अवस्था में आपको दिखता है। अगर हेपेटाइटिस होता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा यह अपना लक्षण नहीं दिखाता है, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है अचानक से 2 से 4 दिनों में पता नहीं चलता है, यह महीना 2 महीना ले लेता है। तो यह बुखार, कमजोरी, भूख न लगना, उल्टी होना, मिचली होना, सिर दर्द होना, इन सब के साथ, इन लक्षण के साथ शुरू होता है, क्योंकि यह प्रारंभिक लक्षण होता है। तो यहाँ पे अलग अलग थोड़ा सा लक्षण शुरू होता है। अब मुख्य या फिर गंभीर अवस्था में जाता है तो मरीज का पीलिया यानी त्वचा और आँख दोनों पीला पीला व्यक्ति को पड़ जाता है। गहरे रंग का यूरिन जो है डार्क येलो कलर का यूरिन होने लगता है। उसके बाद हल्का हल्का जो मल होता है हल्का होता है थोड़ा थोड़ा और काफ़ी हार्ड सूखा रहेगा। दाहिने पेट के साइड, अब लीवर चूँकि राइट साइड में ही है तो राइट साइड में जो है दर्द शुरू हो जाता है। भोजन जो है व्यक्ति को नहीं पच पाता है, समझ गए, और पेट भरा भरा सा महसूस होता है। तो ये सब गंभीर मुख्य लक्षण की ओर इशारा करता है। तो इस प्रकार से एक जो है मुख्य लक्षण गंभीर अवस्था वाला जो है दूसरा में होता है, ठीक है। पहला भाई स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में ये सब थोड़ी ना हो जाता है, धीरे धीरे वह जो है बुखार लगना, भूख न लगना, जी मचलना, सिर दर्द होना, इन सब के साथ जो है आपका हेपेटाइटिस शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे वह गहराता है तो फिर गहरे फेज में जाता है, मुख्य फेज में। तो जॉन्डिस, पेशाब डार्क येलो होना, हल्का मल होना, दाहिने पेट में दर्द होना, भारी लगना पेट, ठीक है, भूख नहीं लगना, ये सब शुरू हो जाता है। अब इसका मुख्य पॉइंट आता है कि भाई अगर मान गया किसी को अगर लगे लक्षण तो कौन कौन से जांच करवा सकता है।
तो पहले LFT का जांच होता है, ठीक है ना। LFT का जांच में 2 एंजाइम होता है, SGOT और SGPT, इन दोनों का चेक होता है और इन दोनों के चेक में आपको SGOT SGPT लेवल बढ़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है। तो SGOT और SGOT 35 से लेकर 50 से ज़्यादा अगर हो जाता है, ऐसे तो इसका लेवल 15 से लेकर 35 के ही आसपास होता है, लेकिन फिर भी अगर 50 के आसपास है तो ठीक है। इससे ज़्यादा धीरे धीरे जहाँ बढ़ने लगता है तो यह जो है आपको इंडिकेट करता है कि लीवर का जो है बढ़ रहा है एक्टिविटी, ठीक है। तो LFT टेस्ट होता है। सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट होता है जो LFT में ही हो जाता है, बिलिरुबिन लेवल भी पता चल जाएगा। और वायरल मार्कर, सबसे इम्पोर्टेंट वायरल मार्कर होता है जिसमें HBsAg हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि HBsAg पॉजिटिव है या निगेटिव है। फिर anti-HBV टेस्ट होता है, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस का टेस्ट होता है। anti-HCV टेस्ट होता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण टेस्ट होता है वायरल मार्कर में, जिससे पता चलता है कि हेपेटाइटिस है या नहीं है। फिर पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, लीवर का बायोप्सी हो सकता है, सीवियर केस अगर हो तो फिर लीवर का बायोप्सी यानी लीवर के थोड़ा सा मांस निकाल कर उसे जो है लैब में भेजा जाता है टेस्ट के लिए। तो ये कुल मिला के ये सब जांच है, LFT, सीरम बिलिरुबिन, वायरल मार्कर, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सी, ये सब हो सकता है। ओके, हिस्ट्री टेकिंग सबसे फर्स्ट में लिखेंगे, CBC ब्लड जांच, ये सब भी लिखेंगे ताकि पता चले मरीज में कितना ब्लड है, कितना हीमोग्लोबिन है, कि ठीक है। अब महत्वपूर्ण बातें आती है कि भाई ट्रीटमेंट क्या है, अगर किसी को हेपेटाइटिस हो जाए तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, कोई भी संक्रामक बीमारी होता है तो उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। खासकर वैसा बीमारी जो लंबे समय के हो, तो हेपेटाइटिस भी लंबे समय का बीमारी है, एड्स भी लंबे समय का बीमारी होता है, बात समझ लीजिए। तो ये सब बीमारी लंबे समय का है, तो इसमें आपको ट्रीटमेंट के साथ में रोकथाम, बचाव उपाय, पोषण आहार, ये सब काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो इन सब का भी महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे जब हम लिखने चलेंगे प्रबंध। तो प्रबंध में उपचार में देख लीजिए, पहला है समान उपचार, जनरल मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें हम लोग बेड रेस्ट देते हैं मरीज को, अधिक तरल पदार्थ पिलाते हैं, अधिक लिक्विड देते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं ताकि मरीज का जो है बॉडी आगे कंट्रोल कर सके। तो ये सब समान उपचार। लेकिन आगे जब हम चलते हैं औषधीय उपचार में, जब हम लोग मेडिसिन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो मेडिसिन के ट्रीटमेंट में हेपेटाइटिस A और E के लिए जो भोजन और पानी से फैलता है, इसके लिए सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, यानी जो लक्षण है उसका ट्रीटमेंट होता है। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग नहीं है। तो हेपेटाइटिस A और E का कोई जो है कंप्लीट उपचार नहीं है। इसमें अगर मान गए मरीज का पेट खराब है तो उसका दवाई दिया जा सकता है, पेट दर्द हो रहा है तो उसका दवाई दिया जा सकता है, पेट में सूजन है तो लीवर में सूजन है तो उसको कम करने के लिए दवाई दिया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कुल मिला के किसी भी तरीक़ा से फंक्शन क्रिएट करने के लिए लक्षण के हिसाब से दवाई चलता है हेपेटाइटिस A और E के मामला में। लेकिन अगर हेपेटाइटिस B हो, जो कि आपको पढ़ा चुका हूँ, ब्लड से, ठीक है, सेक्सुअल रिलेशन से, इन सब से फैलता है, तो इसके लिए टेनोफोवीर और इंटेकावीर, समझ गए ना, टेनोवीर और इंटेकावीर, ये 2 ऐसे दवाई हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, जिस दवाई के लास्ट में अगर वीर लगा है, समझिएगा वह एंटीवायरल ड्रग है। तो ये सब एंटीवायरल ड्रग है, टेनोवीर, इंटेकवीर, या हेपेटाइटिस B के लिए यूज होने वाला है। ओके, हेपेटाइटिस C के लिए सोफोवीर आता है और लेडिपावीर आता है। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस B के लिए टेनोवीर, इंटेकवीर, हेपेटाइटिस C के लिए सोफोवीर, लेडिवीर याद आता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। तो लेडिपासवीर और सोफोसवीर, ये 2 दवाइयाँ हेपेटाइटिस C के लिए कहीं भी लिख लीजिए, अच्छा है, ठीक है। इसके रिप्लेसमेंट में और भी मेडिसिन हो सकता है, लेकिन मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे आपको ये लिखा हूँ। जो दोनों एंटीवायरल ड्रग हैं, समझ लीजिए, दोनों एंटीवायरल है, जो क्या करता है, वायरस को रोकथाम करता है। अब रही बात मैनेजमेंट का, तो देखिए, चूँकि लीवर डैमेज है, लीवर का समस्या है, तो इसमें डाइट का बहुत ख्याल रखा जाता है, आहार का। जैसे मरीज को हाई कार्बोहाइड्रेट आहार दिया जाता है, लो फैट वाला डाइट दिया जाता है, क्योंकि वसा के पाचन के लिए जो चाहिए साल्ट चाहिए वो तो
लीवर प्रोड्यूस करेगा नहीं, लीवर डैमेज है तो फैट वाला कम भोजन दे, प्रोटीन मध्यम रखेंगे, एल्कोहल पूर्णतः वर्जित कर दे, तला भुना भोजन न दे, बाहरी फास्ट फूड ये सब तो बिल्कुल नहीं दे। तो इन सब डाइट का ध्यान रखें, हरा साग सब्जी ज़्यादा दें, ठीक है ना। दले प्रोटीन वाला सामान जिसमें मीडियम प्रोटीन हो सके वो दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रोकथाम की बात करें तो रोकथाम के लिए हेपेटाइटिस ए और ई के लिए स्वच्छ पानी, हाथ धोना, स्वच्छ भोजन, ठीक है, ये सब ज़रूरी है। चूँकि यह भोजन और पानी से ही होता है तो हेपेटाइटिस ए और ई के लिए वो ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन कराएं, सेफ सेक्सुअल रिलेशन बनाएं, स्टेरलाइज नीडल का प्रयोग करें। तो हेपेटाइटिस बी जिससे होता है उसके लिए हम ध्यान देंगे। और हेपेटाइटिस सी इन्फेक्टेड ब्लड से बचाव करेंगे कि जो अगर मान गए कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है हेपेटाइटिस का तो उसके ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो ध्यान से लेंगे, उसका नीडल जो इंजरी होता है उसका ध्यान रखेंगे। तो इन सब चीज़ों से इन्फेक्टेड ब्लड से बचेंगे। तो ये आपका जो है रोकथाम का उपाय होता है। रोकथाम के उपाय में आप जो भी लिखे आपके ऊपर डिपेंड करता है। नर्सिंग प्रबंध की मैं बात करूं तो हर एक चीज़ के बाद नर्सिंग प्रबंध लास्ट में होता है, जो नर्स के द्वारा किया गया मैनेजमेंट और कार्य को दिखाता है। तो एज ए नर्स आप एक हेपेटाइटिस वाले मरीज को सारा ज्ञान आपका हो चुका है कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, क्या नहीं होता है, कि क्या क्या चीज़ का दिक्कत होता है। तो उसको एज ए नर्स आपको यहाँ पे सारे पॉइंट को क्लियर करना पड़ेगा, प्रबंध करना पड़ेगा कि आप कैसे किन किन चीज़ों को लड़ेंगे, क्या क्या ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले मरीज को आराम देंगे, वाइटल साइन की निगरानी रखेंगे, इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, बात समझिए। स्किन केयर, खुजली से बचाव करेंगे, संतुलित आहार देंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्फेक्शन वाला ही तो मरीज है। उसके बाद पेशेंट को एजुकेशन देंगे कि समय पर दवाइयाँ लें, दूसरों को इन्फेक्शन से बचाए, मास्क पहने, ठीक है। और ब्लड डोनेशन, ब्लड इन सब चीज़ों पर पूर्णतः ध्यान रखें। तो ये सारे चीज़ जो है एज ए नर्स आप करेंगे। वैक्सीनेशन सबको करेंगे, सबको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम यहाँ पे इसे स्टॉप करते हैं। तो हेपेटाइटिस कोई जो है एक तो समस्या बड़ा है, लेकिन हेपेटाइटिस से आराम से बचे जा सकते हैं। अगर आप लीवर को अच्छे से रखते हैं, हेल्दी रखते हैं, तो हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? बेसिकली इन्फ्लामेशन है लीवर का, जो लीवर को क्या करता है? इन्फ्लामेट कर देता है, डैमेज करता है, जो लीवर धीरे धीरे फंक्शन में गड़बड़ी होने लगता है। और जब लीवर का फंक्शन गड़बड़ी होगा तो आपको पता ही है कि वह ब्लड में भी भूमिका निभाता है, ठीक है ना। ब्लड में भी बाईपास के रूप में काम करता है, ओके। उसके बाद यह फैट को पचाता है, ठीक है। यह बहुत सारे सिक्रेशन करता है जो हमारे भोजन को पाचन में मदद करता है, ठीक है। तो लीवर काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गेन है, और अगर ये डैमेज होगा, ये प्रभावित होगा, तो आपका पूरा बॉडी प्रभावित होगा, समझ गए। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, वीडियो को अच्छे से देखें, समझें।